अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी जिंदगी में नूर भर देंगे। अच्छी, जितने लोगों ने अकाउंटिंग बाद में पढ़ना शुरू की, जिनका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जिनको मालूम नहीं है, उन्होंने कुछ कर लिए, कुछ किया, कुछ बात समझ में आ रही है। लेक्चर कौन कौन से ले लिए? अरे ले लिए, वेरी गुड। सबने? किसी की कोई पेंडेंसी कि वो कहे कि डेबिट एंड क्रेडिट समझ में नहीं आया? आपको पहले दिन देख रहा हूँ, पहले पढ़ी हुई है बेटा। ओके, और आप? पहले आपने भी पढ़ी है, आपने भी और आपने भी। ओके, ठीक है। और जो लोग इस वक्त लाइव हैं, उनमें से किसी ने अकाउंटिंग अगर पहले नहीं पढ़ी हुई और लेट ज्वाइन किया है तो बताइए, ताकि उनका कोई इंतजाम किया जाए। कोई जवाब नहीं? अहमद मुबीन, अतिया, नईम, हबीब, हुसैन, माहीन, उमैर, ऑल वेल? अहमद इज डन, वेरी गुड। हबीब की ITI पास हो गई है। तो आप ऐसी अपने मसरूफियत की खातिर आते हैं कि कहते हैं ना, बेकार मुबाश कुछ किया कर। आगे आगे नहीं बता सकते? आगे बता सकते? बेकार मुबाश कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। कहीं से आवाज आ रही थी, आप कह रहे थे। मतलब है कि वेले बैठने से बेहतर है कि तू अपना काम रीडू ही करना शुरू कर दे, पर कुछ कर, वेले ना बैठ। अच्छा जी, ओके। सो हमने अब तक 4 दिनों में ये पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, हमने पढ़ा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, हमने पढ़ा जर्नल कैसे बनता है, हमने पढ़ा लेजर ट्रायल, और फिर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। बेसिक जाहिर है पढ़ा। फिर ये जो आपके सामने कुछ सवाल आए थे, इसके मुतल्लिक आपने सारे क्वेश्चन की, आई बिलीव आपने वो कर ली है, जर्नल एंट्रीज कर ली हैं। फिर मैंने कहा था कि कम से कम 3 सवालात के जिनके ट्रायल बैलेंस आप बना चुके हैं, उनकी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है। आइए आगाज करते हैं देखने का कि 2 की बना ली हैं, ठीक बन गए हैं। ओके, ये क्या, दिस ओके ओके। इन्होंने सवाल किया, इससे मेरे जहन में एक सवाल मेरे जहन में आ गया, बल्कि आपको बताने के लिए जहन में आ गया
कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो पहले कौन सी बनाएंगे? पहले कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। क्यों? तो कह रहे हैं दोनों बना सकते हैं। पहले फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। एफपी पहले बनाए। आप कह रहे हैं कि वैसे तो दोनों साथ साथ भी बन सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि पहले एसएफपी बना लें। तो ये आपकी को राय, आपकी को राय कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। क्यों? वहां से प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है तो उससे ओके। आवाज जिन लोगों को कम आ रही है उनको मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना, क्योंकि बाकी जाहिर है कि जब क्लास में कोई बोल रहा है तो वो जरा दूर से बोलता है, इसलिए शायद उसकी आवाज कम आती हो। लेकिन मेरी आवाज अगर कम आ रही हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा जी, आपने कहा नेट प्रॉफिट चाहिए बाद में, तो इसीलिए एसओएफ एसोसिएट नेट प्रॉफिट में यूज होता है। ओके। देखें, अकाउंटिंग कोई तरतीब मखसूस नहीं करती है कि पहले क्या बनाना है, कुछ भी बना ले। यानी अकाउंटिंग की तरतीब मखसूस नहीं है कि पहले ये चीज बनानी है या वो चीज बनानी है। ये हमारी अपनी आदत होती है कि हम किसी चीज को पहले बनाना शुरू करते हैं, फिर वही बनाते रहते हैं। किसी दूसरे को आदत पड़ जाती है किसी और तरह से, तो वो उसको पहले बनाना शुरू कर देता है। अलबत्ता जब आप ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं किसी को, तो जाहिर है कि आपके जहन में ख्याल ये आएगा कि इनमें से जिसको आप ज्यादा अहम समझते हैं वो पहले दिखाना चाहेंगे। वो आपका ख्याल, आपकी राय में जिसको भी आप ज्यादा अहम समझते हैं वो पहले दिखाना चाहेंगे। तो इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ज्यादा अहम समझा जाता है। इन जनरल मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्चुअली ज्यादा अहम है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये परसीव किया जाता है कि ये ज्यादा अहम है, इसको पहले दिखाया जाता है। एक वजह उसकी ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दरअसल पूरे बिजनेस की पिक्चर सामने ले आती है। आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखे आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है इसके पास एसेट्स क्या हैं, आपको पता चलता है इसकी लायबिलिटीज क्या है, आपको पता चलता है इसकी इक्विटी क्या है, तो आपको पता चलता है कि और क्या पता चलता है? और कुछ नहीं पता लगता, और तो पता लगता है टोटल टोटल की है। ठीक है, तो आपको इससे ये बिजनेस की स्ट्रेंथ नजर आ जाती है। लेकिन अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करनी है तो यू हैव टू मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन तो एसएफपी से नजर आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है। क्या आपने क्या कारीगरी की है, इस दो आपने कितना सौदा बेच लिया है, क्या मुनाफा कमा लिया है, ये नहीं नजर आ रहा। आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से नजर के कितना मुनाफा कमा लिया? आ रहा है? आ रहा है? कहाँ से? फाइनेंशियल पोजीशन से कहाँ नजर आ रहा है? प्रॉफिट कहाँ से नजर आ रहा है? कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ से? इक्विटी में से? इक्विटी में कहाँ से? जहां पे हमने वो एक बनाया था कि जी कैपिटल में नेट प्रॉफिट जमा करके दिखाया था, वो हम सवाल करते हुए ऐसे करते हैं, दुनिया में कोई नहीं ऐसे करता। वो डायरेक्ट उसमें जमा जमा करके डायरेक्ट फिगर लिख देते हैं बस। यानी हम तो सवाल हल कर रहे होते हैं ना, हम लिखते हैं अच्छा कैपिटल इतना जमा नेट प्रॉफिट इतना टोटल आया इतना। दुनिया में जब बनती है तो डायरेक्ट टोटल ही लिखा होता है वहां पे, वहां से नहीं पता लगता कि प्रॉफिट कितना है। उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी अगर मुझे खाली नेट प्रॉफिट पता चल भी जाए, मतलब मैं कहता हूँ जी आपका बिजनेस है उसका इस साल का नेट प्रॉफिट है 50 मिलियन, बताइए परफॉर्मेंस कैसी होगी? 50 बहुत सारे पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 5 करोड़ रुपए। आपका नेट प्रॉफिट है 50 मिलियन इस साल का, बताइए इनकी परफॉर्मेंस कैसी है?
आपने थोड़ी बताना, आपने तो अच्छी देनी है आपकी परफॉर्मेंस। सॉरी, परफॉर्मेंस बताइए। इन्होंने इस साल 50 में पूरी पिक्चर नहीं नजर आ रही है अभी भी, क्योंकि 50 में एक अच्छा नंबर लगता है जैसे कि अच्छे पैसे ही होंगे, लेकिन पिक्चर वाजिब नहीं है। पिक्चर वाजिब तो तब होगी जब मैं और भी चीजें तफसील से देखूंगा कि अच्छा यार टोटल सेल कितनी हुई थी, टोटल खर्चे कितने हुए हैं। अगर फर्ज करें मुझे पता लगे कि 5,000 मिलियन की सेल हुई थी, उसमें से 50 मिलियन बचा है, तो आप कहेंगे यार सिर्फ 1% बचा है। हालांकि 50 मिलियन एक रीजनेबल नंबर महसूस हो रहा होगा, लेकिन जब पता लगा कि यार 5,000 मिलियन की सेल हुई थी, उसमें से 50 मिलियन प्रॉफिट हो गया, सिर्फ 1% बचा है, 99% खर्चों में निकल गए, तो शायद परफॉर्मेंस अब अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है ये अच्छी ही हो सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे, लेकिन जब तक मैं पूरी पिक्चर नहीं देखूंगा मुझे समझ नहीं आएगी, इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी देखी जाती है। ओके, फिर इसी तरह हमने कुछ और स्टेटमेंट के नाम पढ़े थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब वो जो इक्विटी में मेरी जिस तरह मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकली तो ऐसे किया जाएगा कि यूं लिख देंगे इक्विटी, मिसाल के तौर पे कैपिटल 5 से 10 मिलियन। 5 से 10 मिलियन कैसे बन गया, साल के शुरू में कितना था, ड्यूरिंग द ईयर क्या तब्दीलियां हुई, क्या जमा हुआ, क्या तफरीक हुआ, क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, पता ही नहीं चल रहा है, बस बता दिए अभी 5 से 10 मिलियन। इस 5 से 10 मिलियन में हुआ क्या था इस साल, कितने पैसे मालिक और लाया था, या पैसे निकाल के ले गया था, या मुनाफा हुआ था, नुकसान हुआ था, क्या हुआ था, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई जा रही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो ये बता रही है कि इस साल इक्विटी में चेंजेस क्या क्या हुए। ठीक है, अब देखिए ना, जैसे जैसे हम तमाम स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं, हमें इस बिजनेस के बारे में ज्यादा वजाहत मिल रही है। सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन देखी तो मुझे उसका फाइनेंशियल मसल समझ में आ गया कि कंपनी बहुत मजबूत है, बेहतरीन है, इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटी है, बहुत इक्विटी है, 70% इक्विटी है, 30% डेट है, इसका मतलब है कंपनी बहुत साउंड है। यानी अगर आपके पास 1 अरब रुपए की दौलत हो और उस 1 अरब में से 30 करोड़ रुपए लोगों का और 70 करोड़ आपका अपना हो, तो आप कहेंगे यार 70 करोड़ की मेरी पोजीशन है, साउंड पोजीशन है, ठीक है। और जब आपने कम्प्रिहेंसिव इनकम देखी तो आपको अपनी परफॉर्मेंस नजर आ गई, भाई सेल कितनी हुई थी, खर्चे कहाँ हुए थे, खर्चे ज्यादा हुए थे, थोड़े हुए थे, मुनाफा कितना हुआ था। और फिर आप साथ ही पिछले साल भी देखेंगे, पिछले साल सेल कितनी हुई थी, पिछले साल खर्चे क्या हुए थे, पिछले साल मुनाफा क्या हुआ था, परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी। फिर और आगे बढ़ेंगे तो चेंजेस इन इक्विटी देख लेंगे, उसमें आपको इक्विटी के अंदर मालिक के साथ क्या कुछ हुआ वो नजर आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो कैश फ्लो भी देख लेंगे कि अच्छा ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअली पैसे आए कितने, गए कितने। फिर देखें सेल का मतलब तो है सेल, मैंने आपको 2 करोड़ की चीजें बेची, नगद पैसे कुछ भी नहीं मिले, उधार पे रखा सारा कुछ, तो सेल में तो लिख दूंगा सेल है, लेकिन नगद तो कुछ भी नहीं है मेरी जेब में। आप मिसाल के तौर पे आपने अपने दोस्तों को पैसे उधार दिए हुए, फर्ज कर लें आपने अपने दोस्तों को पैसे उधार दिए, कोई 25 लाख रुपए आपने लेना है अपने दोस्तों से, जेब में आपके 50 रुपए भी नहीं है, भूख लग रही है, क्या करें, क्या करें। कहने को तो 25 लाख रुपए के एसेट्स है मेरे पास, मेरे रिसीवेबल्स हैं, मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, भाई तो क्या करूंगा पनागा में जाऊंगा। बात समझ रहे हैं, इसका मतलब है सिंपली हैविंग so much of assets is not sufficient, your cash position should be good too। तो देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस ने ड्यूरिंग द ईयर अपने कैश को कैसे मैनेज किया, इसके कैश में क्या आना जाना हुआ, क्या इनफ्लोज हुए, क्या आउटफ्लोज हुए, कहाँ से पैसे लिए, कहाँ खर्च किए, पता लगे कि जी वैसे तो मेरे कारोबार में 50 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, लेकिन सारा साल कारोबार मैंने लोगों से कर्जा ले लेके किया है, क्योंकि मेरे पैसे तो फंसे हुए हैं, वो तो मिल नहीं रहे। ठीक है भाई, कर्जा लेना आसान है, दे के वापस लेना मुश्किल है
किसी से वैसे मांग लेना, याद रहते हैं 1000 रुपये हो गए, परसों दे दी वापस। और किसी को दिया हुआ 1000 रुपये हो गए, दे यार वो 2 दिन ठहर नहीं जाता है। हो गया, लॉकडाउन लग गया, कारोबार ही नहीं चल रहा, बिजली का बिल देना, बच्चों की फीस देनी है, सब मसला नहीं कर होगा 2000 रुपया। बात वो काफी पुरानी बात है। वो तजर्बे का कोई बदल नहीं। मेरे सीनियर में बैठा हुआ था एक फर्म में, तो उनके पास कोई क्लाइंट आया हुआ था, तो वो कुछ 10-15-20 मिनट आधे घंटे बाद चला गया। तो मैं कही ये तो रूटीन में तो आता नहीं है, ये वैसे क्या करने आया हुआ। तो उन्होंने कहा मुझे ना ये बैठ के सारे किस्से सुनाता रहा है, इतने करोड़ उससे डूब गया, इतने करोड़ आया हो गया, इतने करोड़ उससे नुकसान हो गया, फिर 10,000 रुपये फीस से छुड़ा गया। जितने तेरा करोड़ों रुपए डूबे है तो तू फीस तो पूरी दे। लेकिन वो उसने ये स्टोरी सुना, वो स्टोरी सुना, मर गए, लुट गए, तो फीस से चलो जितनी फीस 80,000 थी, चलो 70,000 कर लो यार। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड। आप देखते हैं ना ये वाली चीज कि कोई आ गया जी बिजनेस में इतने करोड़ इधर डूब गया, इतने उधर डूब गया, तो आप सोचते हैं कि इसके इतने करोड़ डूब गए, लेकिन आया तो ये भी मर्सिडीज पे ही है ना। इसके मर्सिडीज के खर्चे निकल रहे हैं, है ना, ये उसकी मेंटेनेंस भुगत रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पेट्रोल डलवा रहा है कि नहीं डलवा रहा है, फ्यूल उसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ड्राइवर के पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कैसे जा रहे हैं, इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग ऑन। तो वो जब आके आपको कहे कि मेरा इतना करोड़ इधर डूब गया, इतना उधर डूब गया, तो अपना 50,000 रुपये छड़ दो फीस दे, तो यू विल फील बैड, व्हाई शुड आई। वो फिर जहर है बिजनेस रिलेशनशिप में बात आप छोड़ भी देते हैं कि चल और काम आएगा, कमा लवाएंगे और कमा लवाएंगे, बात फिलहाल कुछ कर ले, वो एक अलग बात है। तो बहरहाल वापस आते हैं जिधर हम बात कर रहे थे। तो कैश फ्लो भी जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि मुनाफा कितना हो गया, वो मुनाफा एक्चुअली नकद मिला भी कि नहीं मिला, करोड़ों रुपए सेल कर दी, पैसे मिले ही नहीं अभी तक। अकाउंटिंग ये कहती है कि ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो अकर हो जाएगी, भले पैसे एक्चुअली मिले हैं कि नहीं मिले। मसलन अगर आज मैंने आपको 1 लाख रुपए की चीजें सेल की हैं और आपने वादा किया कि पैसे महीने बाद देंगे, तो सेल आज लिखूंगा महीने बाद लिखूं, आज ही लिखूंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जब वो अकर होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सादा मुख्तसर अल्फाज में एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जब कोई ट्रांजैक्शन एक्रू हो जाए वजूद में आ जाए, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे कता नजर के उसके पैसे कब मिल रहे हैं। आपने मेरे से ये तय किया कि आप मेरी दुकान से 20,000 रुपए की कोई चीजें खरीदेंगे। अब फर्ज करें मैं राइस का डीलर हूं, आपने कहा जी मैं आपसे 20,000 रुपए का राइस खरीदूंगा। हफ्ते बाद मैंने कहा राइस शॉर्ट हो जाना, ये इतनी पीछे से सप्लाई आ नहीं रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, गाड़ियां बंद हैं, ये और 2-3 दिन के बाद आपको मिलना नहीं है, तो फिर जब आओगे तो उस वक्त देखेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो। उसने कहा यार 10,000 रुपये होने रखो एडवांस, मेरे राइस रोक लेना, मैं आऊंगा उसके बाद, लेकिन रख लेने हैं आपने। 10,000 मुझे मिल गया, सेल बुक कर लूं? नहीं, क्योंकि अभी सेल हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ पैसे एडवांस पकड़े हैं, अभी सेल हुई नहीं है। सेल तो तभी होगी ना जब वो एक्चुअली खरीदने आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन बाद आएगा, कहेगा जनाब मैं आ गया हूँ, मैंने आपसे चीजें खरीदनी है, एडवांस दे गया था, आज मैं आपसे खरीदने आया हूँ चीजें। तो जिस दिन वो चीजें मुझसे एक्चुअली खरीद लेगा, उस दिन मैं सेल लिखूंगा। अच्छा, अब उसने मुझसे आके 25,000 की उसने चीजें खरीद ली, तो उसने कहा अपना 10,000 का है ताड़े को,
अब 15 में शाम को देना था। अब मैं सेल कितनी बुक करूं? पूरे 25,000 रुपए। इस सारी बात से अगर आप गौर करें तो मैंने अपनी सेल को टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो पे रिकॉर्ड नहीं किया। 10,000 हालांकि पहले मिल गया था लेकिन सेल वहां रिकॉर्ड नहीं की, और ये 15,000 हालांकि बाद में मिलने हैं लेकिन सेल उसकी अभी रिकॉर्ड करूंगा। यानी ट्रांजैक्शन ने तब रिकॉर्ड होना है जब वो अकर होगी, इससे कता नजर कि उसके पैसे माजी में मिल चुके हैं या मुस्तकबिल में मिलेंगे। ट्रांजैक्शन अपनी अकरेंस पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आपका पहले भी कोई सवाल था जी, पूछिए। ये तो अभी चूंकि हमने अकाउंटिंग का आगाज ही किया है, जब आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे FR1 में जब पहुंचेंगे, और महीने डेढ़ में आपने पहुंच ही जाना है, जब आप FR1 में पहुंचेंगे तो वहां पे आप जाके देखेंगे कि इक्विटी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए ये इतना सादा नहीं होता कि हम बस एक दो चीजें लिखनी है, उसके अंदर 10-10 चीजें निकल आती हैं। तो ये वाली पिक्चर मुझे कैश फ्लो से वाजे हो जाएगी ना। यानी मैंने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से आपको बता दिया कि भाई मैंने इतने का सौदा बेच लिया, इतना मुनाफा मुझे हो गया है, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जाके ये भी बता दिया कि पैसे मुझे कोई नहीं मेरे पास। यानी मैं अपनी इंफॉर्मेशन खोल खोल के बयान कर रहा हूं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप मुझे अच्छा समझते हैं बुरा समझते हैं, मैं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है मेरे बिजनेस में। नहीं, खाली कैश का बैलेंस देख के थोड़ी पता लगता है। पूरे साल में आप, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, आपने साल में 1 अरब रुपए की सेल की, सारी उधार पे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता लेकिन तो फर्ज कर लें सारी उधार पे, और फर्ज कर लें आपको चौनी भी नहीं मिली किसी से, सारा साल पैसे नहीं मिले, 364 दिन आपसे आपको पैसे नहीं मिले, 365 दिन सब लोगों ने पैसे दे दिए, साल खत्म हो गया। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखा हुआ रहा होगा? अरब रुपए का कैश। वाह, कमाल हो गई। कमाल तो कोई नहीं हुई, सारा साल तो भूखे फिरते रहे, सारा साल तो कैश था नहीं आपके पास, सारा साल तो लोगों से मांग मांग के कर्जे आपने कारोबार किया है, लोगों से मतलब है बैंक से। सारा साल तो इंटरेस्ट भरते रहे हैं आप, आपके अपने पैसे आपकी जेब में नहीं थे। ये परफॉर्मेंस कहाँ से नजर आएगी? कैश फ्लो में से नजर आएगी, जो बताएगा कि ड्यूरिंग द ईयर इतना कैश इनफ्लो हुआ, यहाँ से इनफ्लो हुआ, इतना कैश मैंने कर्जे का लिया, इतना मैंने कस्टमर से रिकवर किया, इतना मैंने यहाँ से रिकवर किया, और ये फिर मैंने ऐसे ऐसे खर्च किया। ये पिक्चर तो वहां से नजर आएगी, ये यहाँ से नजर नहीं आएगी। ठीक है, कोई सवाल? कुछ समझ आ गया हो? एवरीथिंग इज गुड? ओके, आइए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, डे बुक्स। हमने जनरल जर्नल पढ़ा था, इट्स अ डे बुक, रोज नामचा है, इसमें आप डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। डे बुक, लेकिन ये जनरल जर्नल है। हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए एक कर्नल जर्नल, जर्नल, क्योंकि जनरल जर्नल के बाद हमें
जो कुछ भी हो रहा है वो इसके अंदर आ रहा है। सेल सेल है इसमें लिखेंगे, परचेज है इसमें लिखेंगे, कोई लोन लिया है इसमें लिखेंगे, कोई पेमेंट हुई है इसमें लिखेंगे, कोई एक्सपेंस की पेमेंट हुई है, कोई एसेट की पेमेंट हुई है, कोई सेल्स रिटर्न हो गई है, कोई परचेज रिटर्न हो गई है, कोई डिस्काउंट हो गया है। एवरीथिंग विल बी इन दिस जर्नल, इट्स अ जनरल जर्नल। तो अकाउंटिंग ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने जर्नल को स्पेशलाइज कर लें, यानी हम सेग्रीगेशन कर लें और स्पेशलाइज्ड जर्नल बना लें, जिसकी बड़ी ही कॉमन एग्जांपल मैं अमूमन यूं देता हूं कि आपके पास दिखाते हैं ये रजिस्टर है और इसमें आप सारे सब्जेक्ट का काम किए जा रहे हैं। इट्स अ जनरल जर्नल। मे बी यू वुड लाइक टू हैव सच काइंड ऑफ 3 रजिस्टर्स। भाई इस रजिस्टर पे सिर्फ अकाउंटिंग का काम करूंगा, इस दूसरे रजिस्टर पे सिर्फ इसका काम करूंगा, इस तीसरे रजिस्टर पे सिर्फ लॉ का काम करूंगा, इस चौथे पे सिर्फ कॉस्ट का काम करूंगा, इस 5 में तो उसे रोके ही नहीं मैंने मैंने तो कहा तीसरे के आगे कहेंगे नहीं बनाया। तो जब आप एक ही जगह पे सारा कुछ कर रहे हैं तो वो मिक्स चल रहा है, पहले सफे पे टैक्स का काम है, दूसरे सफे पे अकाउंटिंग का काम है, तीसरे पे लॉ का काम है, चौथे पे फिर कोई अकाउंटिंग का काम है, 5वें फिर लॉ का काम है। एक क्या है, आपने सेग्रीगेशन कर लिया, आपने कहा नहीं, बाद का तब सेग्रीगेशन यूं भी कर लेते हैं, एक ही रजिस्टर में बाइफरकेशन कर लेते हैं कि शुरू के 100 सफे हैं जी ये अकाउंटिंग के लिए हैं, फिर वहां कोई टैग लगा लिया, यहाँ से आगे ये क्या किया आपने, स्पेशलाइज कर दिया। भाई यहाँ सिर्फ अकाउंटिंग लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ सिर्फ लॉ लिखूंगा, यहाँ और कुछ नहीं लिखूंगा। ऐसे ही अकाउंटिंग में आप अपने जर्नल भी अलग अलग बना देते हैं। आप कहते हैं भाई ये सेल्स का जर्नल है, इसमें सिर्फ सेल की ट्रांजेक्शन लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। इसी तरह से परचेज का जर्नल, इसमें सिर्फ परचेजेस लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। इसी तरह से अच्छा, ये जर्नल या बुक एक ही बात होती है, डे बुक या डे बुक एक ही बात है, जर्नल कह लें, बुक कह लें, डे बुक कह लें, एक ही बात है। अभी बताते हैं, सेल्स जर्नल या सेल्स बुक या सेल्स डे बुक। इसी तरह परचेजेस के जर्नल, परचेजेस की बुक या परचेजेस की डे बुक। इसी तरह कैश की बुक, डे बुक। अब कैश बुक में क्या आएगा, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हुआ है कैश बुक में आ जाएगी। तो ये कैश बुक एक ऐसी स्पेशलाइज्ड बुक है जिसमें हर वो ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी जो कैश में हो रही है। इसका मतलब है अगर कोई चीज उधार पे, इसका मतलब है कि हर वो क्या करते हैं हर वो चीज जो आपने उधार पे खरीदी है, उधार पे खरीदी है, वो कैश बुक में नहीं आएगी। हर वो चीज जो आपने उधार पे बेची है वो कैश बुक में नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई नकद पे कर लिया तो वो तो इसी में आएगी। सो यहाँ से ऑटोमेटिकली एक नतीजा निकल आता है कि सेल्स की डे बुक में सिर्फ क्रेडिट की सेल लिखी जाएगी, उधार की सेल लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो सेल कैश पे हुई है वो तो कैश बुक में आ जाएगी। भाई अगर मैंने आज आपको 50,000 की चीज बेची है, नकद कैश लिया है, तो यहाँ लिखूंगा, तो कैश सेल इसमें आएगी। लेकिन अगर आपको मैंने चीज उधार पे बेच दी है, वो इसमें नहीं आएगी, वो किधर जाएगी, वो सेल्स डे बुक में चल जाएगी। तो ये एक ऐसा जर्नल है जिसमें तमाम सेल्स आ रही होंगी जो क्रेडिट पे हुई हैं, और ये एक ऐसी बुक है जिसमें तमाम वो ट्रांजेक्शन आ रही होंगी जो इसी तरह अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश पे तो कैश बुक में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे तो फिर उनको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। तो अब इसका मतलब है कि ये जो स्पेशलाइज्ड जर्नल बन गया है ये क्रेडिट सेल के लिए बना है, क्योंकि कैश सेल तो कैश बुक में आ जाएंगी। इसी तरह वो जो परचेज का स्पेशलाइज्ड जर्नल बना है ये सिर्फ क्रेडिट परचेज के लिए बना है, क्योंकि कैश परचेज तो कैश बुक में आ जाएंगे। जी कैश बुक कह लें या बैंक बुक कह लें, एक ही बात है।
क्योंकि बैंक भी तो कैश एट बैंक ही है ना, बैंक भी तो कैश ही होता है जो बैंक में पड़ा हुआ होता है। तो आप दो अलग अलग बुक्स भी बना सकते हैं। आप कहेंगे यार जो नकद हाथ में मेरे पैसे हैं उनके लिए ये कैश है, और वो जो बैंक में पैसे हैं उसके लिए ये बैंक बुक है, ये भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे और क्या बनाना चाहिए स्पेशलाइज बुक? कोई और ट्रांजैक्शन की नौयत? जी, क्यों बनानी चाहिए? इसी में नेगेटिव लिख दूंगा। क्यों नहीं होती है काउंटिंग? आपको किसने कहा नेगेटिव नहीं होती? मैंने तो कभी नहीं कहा कि नेगेटिव काउंटिंग नहीं होती। तो डेबिट क्रेडिट नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाता है ना, एक तरह से, एक तरह से। यानी अगर आप सेल्स में क्रेडिट डाल रहे हैं तो अगर उसमें आप डेबिट डाल देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो लिख तो सकते ही हैं आप वहां पे। क्यों अलग बुक क्यों बनाऊं? हमारे पास सेल्स की इंफॉर्मेशन अलग से अवेलेबल हो जाए और हमारे पास रिटर्न की इंफॉर्मेशन अलग से अवेलेबल हो जाए। अगर हम एक ही के अंदर मिक्स कर देंगे तो फिर अगेन फिर वो मिक्स हो गया ना काम। तो सेग्रीगेशन रखने के लिए हम ये स्पेशलाइज्ड बुक बना रहे हैं। अच्छा, एक कंपनी है जो 15 तरह की आइटमें सेल करती है। मसलन वो फ्रिज भी बेचती है, वो हीटर भी बेचती है, वो गीजर भी बेचती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में घुस जाए तो आपको 50 चीजें नजर आ जाएंगी अलग अलग तरह की। क्या करे फिर वो? सेल्स डे बुक में उन 50 चीजों को लिखे या उन 50 की अलग अलग सेल डे बुक बनाए? यानी आप एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपकी दुकान पे एसी भी बिकते हैं, आपकी दुकान पे वाटर डिस्पेंसर भी बिकता है, कूलर भी बिकता है, सोलर, कूलर के साथ आपको मैच करके उन्होंने और रेफ्रिजरेटर भी बिकता है और डीप फ्रीजर भी बिकता है। और तो ये सारी चीजें जो हैं आप कह रहे हैं एक ही सेल बुक में डाल दें, अलग अलग डे बुक्स बना लें, एक ही में डाल दें, एक ही में डाल दें। एक ही बुक में डिफरेंट सेगमेंट कैसे बनाएं? यानी उसके आगे डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि ये फ्रिज बेचा है ये, तो फिर इसका मतलब अलग अलग ही कर दिया ना आपने। फिर तो मतलब अलग ही हो गया ना यार, जब कॉलम अलग हो गए तो अलग अलग हो गया ना, इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो गई ना, तो वो अलग अलग ही काउंट होगा। इसका मतलब है आप कह रहे हैं अलग अलग बना लिया जाए। ये तो उसका फॉर्मेट है ना कि उसको यूं बनाना है कि यूं बनाना है कि कॉलम में बनाना है कि, बना तो अलग अलग ही रहे हैं हम। तो एसेंशियली ये कह रहे हैं कि इकट्ठा बना दें, आप कह रहे हैं इकट्ठा बना दें, आप कह रहे हैं अलग अलग बना दें, अलग अलग बना दें। अलग अलग क्यों? अलग अलग क्यों बनाए जी? ताकि क्या पता चल सके? वो तो जिसने बेचा है उसको पता है कि ये जो भी कस्टमर निकला है लेके, ये डिस्पेंसरी लेके निकला, 2 महीने में भूल जाएगा। तो 2 महीने बाद याद रख के मैंने लेना क्या? अगर भूल जाएगा तो वो कह रहे हैं वो तो इन्वेंट्री से भी पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? हम्म, कहाँ से पता लगेगा? ये कैसे पता लगेगा कि 5 बिक गए हैं? हो सकता है चोरी हो गया अंदर से कोई। मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं ये, पता नहीं, मैं अभी याद नहीं करके आया, आगे वाली चीजें इन्होंने पहले ही बताना शुरू कर दी। मैं भाई रोज का रोज याद करके आता हूँ, आज मैं आया पढ़ाना है तो यार देखो एंड करे है ना। मैं उस दिन बड़ी मुश्किल से डेबिट क्रेडिट रूल्स याद करके आया हूँ कि डेबिट इधर होता है क्रेडिट इधर होता है। अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप कि इसको अलग अलग ही होना चाहिए, इसको इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अलग या इकट्ठे का फैसला हर बिजनेस अपना अपना खुद करेगा। यानी इसका कोई असूल नहीं है कि इसको इकट्ठा ही बनना चाहिए, या ये भी कोई असूल नहीं है कि इसको अलग ही बनना चाहिए। आप अपने बिजनेस में बैठ के तय करेंगे
क्या आपको अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे वो कह रहे फार्मेसी पे इतनी मेडिसिन होती है, यानी फार्मेसी पे आप देखें तो जेडी दवाई का तुम ना लेंगे वो कितने कितने काट ले आंदा है ना। आपने नाम जिंदगी में पहली दफा सुना होता है, आप जाते हो कहना हाँ जी ये तो काट ले आंदा है। मतलब शॉर्ट भी होती है बात, लेकिन कहने का मतलब है कि पता नहीं वो कितनी वैरायटी कैसे मैनेज करता है वो, कि हर तरह की दवाई निकाल लेता है। तो उसके लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा कि अलग अलग उसको देखे। लेकिन अब चूंकि कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में काम होता है तो अब ये उतना बड़ा मसला नहीं होता। अब हर की सेल अलग अलग मालूम होती है। बिजनेस जानना चाहता है कि मेरी सेल कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि उसकी सेल नहीं पिकअप हो रही है। हो सकता है मैंने ये फैसला करना हो कि मुझे किसी प्रोडक्ट को अबैंडन कर देना चाहिए, मुझे बेचनी नहीं चाहिए यार, मैंने रखनी नहीं है ये प्रोडक्ट, ये मैं लेके आता हूँ पैसे फंस जाते हैं, फिर 6 महीने बिकती नहीं है चीज़, पैसे फंसे रहते हैं, चीज़ पे तो पैसे लग गए हैं, अब वो पड़ी हुई है, गाहक आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। बात का तो आप सिर्फ कोई चीज़ एक आधी इसलिए ला के रख लेते हैं भी ताकि आप कहें हाँ हमारे पास होती है। भी कोई कदा कदी गाहक आ गया तो आप ये ना हो कि वो पलट जाए, वो भी कुछ लेके ही जाएगा। तो आज का तो नहीं, जस्ट आइटम पूरी करने के लिए एक आधी लेके रख लेते हैं, तो वो बिजनेस डिसीजन है। उसमें हालांकि शायद आपको बचना कुछ नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि लायक होते हैं हमारे पास होता है, ठीक है। सो उस स्टेटमेंट के लिए कि यार हमारे पास ये भी होता है, आप वो एक आधी चीज वो भी ला के रख लेते हैं। ये कारोबार की तरीका है, इसमें वो ये नहीं देखेगा कि यार ये बिक नहीं रही, वो कहेगा ये मैंने बस आइटम पूरी करने के लिए रखी हुई है। सो हर आइटम के ऊपर वो अलग अलग कोई ना कोई एनालिटिकल व्यू चाहता है। अगर वो चाहता है तो वो इंफॉर्मेशन अलग अलग चाहेगा, और अगर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहेगा। हम किताबों में क्योंकि किताबी सी बातें पढ़ते हैं तो वहां पे तो बस एक सेल बुक बना लेंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में तो सेल्स आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट की होगी तो कंपनी अपनी हर प्रोडक्ट पे अलहदा से एनालिसिस चाहेगी, और वो उसको रेलेवेंट डे बुक से ही देख के मिलेगा, वो दूसरी जगहों से अंदाजे नहीं लगाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने सजेस्ट किया कि अगर वो 10 एसी लाया है और 6 पड़े हुए हैं तो इसका मतलब 4 बिक ही गए हैं, ये वो 10 एसी लाया है कैसे पता लगेगा भाई? आप सोचें, आप मेट्रो में घुस जाएं और फर्ज कर लें कि आप मेट्रो में नौकरी शुरू कर दें, बताएं कैसे पता लगेगा कि डालडा के कितने पैकेट आए थे, शैम्पू के कितने डब्बे आए थे, लेस के कितने पपड़ आए थे, कैसे पता लगेगा डिस्पोजेबल ग्लास कितने आए थे, चम्मच कितने आए थे, कैसे पता लगेगा? ये कहना आसान है कि 10 ऐसी आए थे, 5 बिक गए, 5 रह गए। उस दुकान में घुस के देखें जहां 15,000 आइटमें पड़ी हुई हैं, ही कांट रिमेंबर के कितने आए थे कितने चले गए, और फिर कितने आए हैं का कैसे पता लगेगा? आधी चीजें पीछे गोदाम में पड़ी हुई हैं, आधी डिस्प्ले में पड़ी हुई हैं, सिर्फ वो नहीं है जो यहाँ पड़ी है वो आई हैं, वो जो पीछे पड़ी है वो भी आई हुई है, कैसे पता लगेगा? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू कांट टेल के इतने आए थे इतने पड़े हैं तो इतने बिक गए। ये तो आपको अकाउंटिंग का निजाम ही बताएगा कि आप उसके अंदर से डाटा देखेंगे, देख के पता चलेगा कि किस में क्या हो रहा है। उसके लिए आपको अगर इन्वेंट्री का डाटा देखना है आप वो भी देखेंगे, आपको डे बुक का डाटा देखना है आप वो भी देखेंगे, आपको और भी कुछ देखना है वो भी देखेंगे, जो कुछ भी देखना है वो देखेंगे, लेकिन तभी देखेंगे जब वो अलहदा अलहदा अवेलेबल होगा। अगर वो अलहदा अलहदा अवेलेबल ही नहीं होगा तो देखेंगे कैसे? फिर तो वो मिक्स ही है सारा। तो इसीलिए दुनिया में जब आप अपना बिजनेस का डाटा बनाते हैं, मैनेज करते हैं, तो इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करने की कोशिश की जाती है। कितना सेग्रीगेट? जितनी आपकी नीड है। हो सकता है कि मेट्रो अपना जब सेग्रीगेटेड डाटा देखना चाहता हो तो शायद वो ये ना जानना चाहता हो कि यार शैम्पू कितने बिक रहे हैं, वो शायद ये ना जानना चाहता हो कि बिस्किट कितने बिक रहे हैं। हाँ, शायद वो यूं जानना चाहता हो कि मेरे फूड बिजनेस में क्या चल रहा है, तो सारे फूड बिजनेस की सेल शायद एक जगह इकट्ठी हो रही हो। अब वो बिस्किट लगा नहीं देख रहा, केक का लगा नहीं देख रहा, लेज लगा नहीं, वो ओवरऑल फूड इकट्ठा कर दो। हो सकता है वो क्या करे, फूड की एक सेल डे बुक बना ले। अब उसके अंदर शायद 600 आइटमें हैं, वो सारी एक ही जगह जा रही हैं। क्यों? ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि लेज में क्या चल रहा है और केक रस में क्या चल रहा है। ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग ओवरऑल फूड में क्या चल रहा है। इफ ही इज इंटरेस्टेड टू नो कि मेरे केक रस में क्या चल रहा है, तो देन ही शुड हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ केक रस सेपरेटली। बात समझ में? तो इसीलिए ये सेग्रीगेशन का फैसला बिजनेस करेगा, उसको सेग्रीगेशन करनी है या नहीं करनी है।
अगर करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं करनी है तो आपकी मर्जी है। और अगर सेग्रीगेशन करनी है तो कितनी करनी है ये भी आपका फैसला है। ठीक है, तो इस सारी ये जो अभी की मैंने आपसे बात की है, इस सारे का तो कहते हैं हासिल कलाम क्या है कि हमने याद तो कर लेना कि ये फलानी डेबुक बनाते हैं और फलानी डेबुक बनाते हैं, लेकिन ये क्यों बनाते हैं और क्या ये बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये फैसला आपने कैसे करना है, ये बात हमने आज डिस्कस की है। अगली बात हम ये स्पेशलाइज्ड डे बुक भी बनाएं या ना बनाएं, ये भी तो फैसला है ना। भी मुझे ये स्पेशल डे बुक बनाने की जरूरत, ये मैंने स्पेशलाइज्ड बुक्स बनाई हैं, बनाऊं कि जनरल जनरल में चलाई जाऊं? बिजनेस खुद फैसला करेगा कि उसको अलग अलग करने की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, ये जो जनरल, ये जो हम स्पेशलाइज्ड जर्नल बना रहे हैं, कितने बनाए? ये 3 ही बनाएंगे, इसके अलावा भी को बना लें? यानी एक सेल्स है, एक परचेज है, फिर आपने कहा सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, 4 हो गए, फिर ये कैश बुक है, 5 हो गए, और भी किसी चीज की बुक बना लें, 5 हो गए। और वो तो फिर अदर हो गया ना कि सारा कुछ उसमें डाल दिया, स्पेशल की बात कर रहा हूँ। और भी कोई बुक बनाने की स्पेशल, इसमें 5 ही होती है कौन सी बुक बनाए? और मसलन कौन से, कोई नाम बताएं, किसी खर्चे का नाम बताएं। रेंट कैश में पे होगा, कैश बुक में आ जाएगा, बैंक से पे होगा तो बैंक बुक में आ जाएगा, स्टेशनरी पेमेंट होगी इधर आ जाएगी, क्रेडिट पे हुई तो पे तो होगी ना बाद में। और वैसे लेजर तो बन ही रहे हैं, लेजर बन रहा है कि नहीं बन रहा? लेजर में स्टेशनरी का लेजर बनेगा? जनरल जनरल में नहीं, इनमें से कहीं भी नहीं जाएगा, जनरल में चला जाएगा। डिस्काउंट्स की डे बुक बना लेना वैसे। डे बुक उस चीज की बनाई जाएगी जिसकी इंफॉर्मेशन रेपिटेटिवली सामने आती हो ड्यूरिंग द बिजनेस, बार बार होता हो जो काम, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, तो आप चाहेंगे कि उसकी मैं अलहदा बुक बनाऊं। जिसकी साल में 2, 4, 10 ट्रांजैक्शन है, उसके लिए आपको अलहदा बुक बनाने का फायदा क्या है? वो तो जहां भी होगा, आपने 2 आइटमें जमा करनी है, आप कर लेंगे। जिसके अंदर ट्रांजैक्शन लार्ज वॉल्यूम में हो रही है, ये वो चीज है जिसकी आपको अलहदा से जरूरत है। इसी पे आपको फायदा भी होगा, बाकी में आपको कोई खास फायदा भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे क्या, मिसाल के तौर पे मैं आपकी एग्जांपल पर कंटिन्यू करता हूं। रेंट, हम कहते हैं कि रेंट की मेरी डील जो होती है वो, फर्ज कर लीजिए कि क्रेडिट पे होती है, जिस तरह उनका उधार हो गया तो क्या होगा, फर्ज कर लीजिए क्रेडिट पे होती है, और मेरी 150 प्रॉपर्टी हैं जो रेंट पे चल रही हैं। सो आई हैव अ रेपिटेटिव एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं ये चाहता हूं कि मैं रेंट का एक अलहदा से हिसाब किताब अलहदा खोल दूं, तो बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। सैलरीज, आप कहते हैं कि जनाब मेरे पास तो 1.5 लाख बंदा काम कर रहा है, ठीक है, इस 1.5 लाख बंदे की, और पाकिस्तान के कई शहरों में बिखरा हुआ है। मिसाल के तौर पे आप किसी एक बड़े सुपर स्टोर पे चले जाएं तो वहां पे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 250 बंदा मुलाजिम है, ठीक है, और उसके पूरी दुनिया में पता लगता है जी 32,000 आउटलेट्स हैं तो यू सी देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं, एंड ह्यूज नंबर ऑफ आउटलेट्स, उन सारों के रेंटल्स, उन सारों के बिजली के बिल, उन सारों के स्टाफ की सैलरियां, मे बी यू वुड लाइक टू मेक समथिंग सेपरेटली फॉर देम, बना लें, कोई इतराज नहीं, बशर्ते के उसमें अदर देन कैश का रुझान मौजूद हो। मिसाल के तौर पे जैसे आपने एग्जांपल दी कि रेंट अगर उधार होता हो तो उसमें उधार का रुझान है, क्योंकि जिसमें कैश का रुझान है वो तो कैश बुक में कवर हो जाएगा ना,
उसके लिए आप अलग क्या बनाएंगे? वो तो कैश बुक में कवर हो गए। बनाएंगे तो वही ना जो कैश बुक में कवर नहीं हो रहा, लेकिन वो उसकी कोई ऐसी लार्ज रेपिटेटिव आप कहेंगे यार अलग बना लो। तो हमने जब अकाउंटिंग में ये सीखा कि ये डे बुक्स क्या हैं या स्पेशलाइज्ड बुक्स क्या हैं, तो दरअसल हमने सीखना ये था कि ये कब बनानी है। इनको तब बनाना है जब बिजनेस में सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो। फिर था कि किस किस की बनानी है? हर वो चीज जो लार्ज वॉल्यूम लार्ज रेपिटेटिव ट्रांजैक्शन रखती हो और उसकी लहजा से बुक बन सकती हो, आप बना लेंगे। जिस तरह मैंने कहा ना कि रेंट तो कैश में कवर हो जाएगा, तो उसकी लहजा बुक नहीं बन सकती, तो मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन जिस तरह सेल और परचेज की क्रेडिट ट्रांजैक्शन का बिहेवियर मौजूद होता है, इसकी बन सकती है, बना लेंगे। तो हमने अपनी बुनियादी सी कह लीजिए कि इल्म में ये 2-4 डे बुक्स ही पढ़ी होती हैं। जब आप प्रैक्टिकली आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये डे बुक्स फिर एक्सपैंड हो जाएंगी और बहुत बड़ी हो जाएंगी, यानी ये बहुत ही बड़ी हो जाती है। अब ये डे बुक कैसे बनेगी और इसका असल में फायदा क्या होगा, ये मैं अभी आपके साथ बना कर दिखाता हूँ। बना सकते हैं, वो आगे थोड़ा सा आगे चलूंगा तो मैंने वो बात भी बतानी है। अच्छा जी, अब ये डे बुक्स कैसे बनाएंगे, इनका क्या फॉर्मेट होगा? इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आपकी मर्जी, जैसा मर्जी बनाना। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पे जितने की सेल हुई है। तो फर्ज कीजिए आपने यूनिलीवर को कोई 20 मिलियन की सप्लाई दी है, तो आप यहाँ लिखेंगे यूनिलीवर, यहाँ लिखेंगे 20 मिलियन, सेल रिकॉर्ड हो गई। अब आपको और क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप समझते हैं कि मुझे रिकॉर्ड कहीं यहीं कर लेनी चाहिए कैप्चर? मसलन क्वांटिटी कितनी सप्लाई की है, तो आप यहाँ क्वांटिटी का कॉलम बना सकते हैं। वहां फर्ज कर लें 100 टन कोई मटेरियल सप्लाई किया आपने, 100 टन क्वांटिटी लिख दी सर। अब क्या होगा इससे, आपको साल महीने के एंड पे आप टोटल जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस महीने में टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, और ये भी पता लग जाएगा कि टोटल कितने पैसों की सेल हुई है। समझ रहे? तो इन्फॉर्मेशन, अब ये देखें अकाउंटिंग का ताल्लुक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम खड़ा करना है। मेरी नीड थी कि मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, मैंने यही क्वांटिटी का कॉलम बना दिया, हालांकि इसकी कोई जर्नल एंट्री तो नहीं डलती। क्वांटिटी की तो कोई एंट्री नहीं होती कि कोई चीज डेबिट ना क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट तो रुपए पैसे नहीं होना है, लेकिन क्वांटिटी को हमने फिर भी रिकॉर्ड किया। इसी तरह हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो आपने सप्लाई की है इसके कोई फर्दर कैरेक्टरिस्टिक हो, मसलन ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो आपने उसकी कैटेगरी लिख दी इंपोर्टेड। फर्ज कर लें आप ये लोकल भी सप्लाई करते हैं, मतलब जैसे फर्ज कर लें कि पाउडर मिल्क है, वो लोकल मेड भी हो सकता है, वो इंपोर्टेड भी हो सकता है। तो फर्ज करें आपने इनको पाउडर मिल्क सप्लाई किया है लोकल मेड, तो आप लिखेंगे लोकल आइटम। अगर आपने इंपोर्टेड किया तो लिखेंगे इंपोर्टेड, जस्ट टू हैव एन इन्फॉर्मेशन कि यार कल को पता लगेगा कि टोटल इंपोर्टेड क्या सेल किया था, टोटल लोकल क्या सेल किया था। तो अगर आपकी नीड है लिख लीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी बन रहा होता है, रुपए पैसे से हट के क्वांटिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी सात चीजें लिंक्ड हैं, मसलन ये चीजें किस सेल्स एजेंट के थ्रू गई हैं उसका नाम भी लिख दिया, भाई ये चीजें फलां डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू गई हैं।
ये डील को बंदा लेके आया ना, मेरा कोई एजेंट है जो लेके आया डील के, जनाब मैंने फलां जगह पे ये कारोबार डील किया है कि आप सप्लाई करें, इसमें मेरा इतना कमीशन है, लिख लें इतने % कमीशन भी है। सो ये जो टेबल होता है ना, ये यूं एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। क्यों? जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन नीड होती है आप वो कॉलम डालना शुरू कर देते हैं। आपने क्वांटिटी का कॉलम डाल दिया, लोकल इंपोर्टेड का डाल दिया, अमाउंट का डाल दिया, एजेंट का डाल दिया, कमीशन का डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आपकी और जो भी चीज नीड उसके कॉलम बनते जाएंगे, तो आपकी सेल बुक भी बड़ी सारी बन जाएगी। हम क्योंकि बुनियादी सी अकाउंटिंग में सिर्फ रुपए पैसे को तरजीह दे रहे होते हैं, तो हमारी नजर सिर्फ इस कॉलम पे होती है, क्योंकि एंट्री यहां से निकलनी होती है, डेबिट या क्रेडिट यहां से निकलना होता है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है जो कारोबार को चाहिए है, लेकिन हम चूंकि अगेन किताबी सी जरा मुख्तसर मालूमात पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में आप अपनी प्रोडक्ट की भी कॉलम अलग अलग कर सकते हैं, जिसका आप कह रहे थे कॉलम अलग अलग बना दें। मसलन आपकी दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल होता है, फूड भी सेल होता है, तो आपने फर्ज कीजिए कि ये कॉलम बना दिया फूड का, ये कॉलम बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल होगी तो इस कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि फूड की सेल होगी तो इस कॉलम में लिख देंगे। है सेल ही, लेकिन फूड की सेल इधर टोटल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की इधर टोटल हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा महीने बाद, इस महीने में टोटल फूड रिलेटेड सेल इतनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड इतनी है, कॉस्मेटिक रिलेटेड इतनी है, और लाइक इस तरह जो भी कैटेगरीज हैं वो आपको अलग अलग पता चलता रहेगा। ये भी फर्दर सेग्रीगेशन इस तरह हो सकती है। अब आप सोचिए कि अगर आपका कारोबार 5 मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स में डील करता हो, यानी फूड इज वन कैटेगरी, अब उसके अंदर भी कई चीजें हैं लेकिन मैं उसको एक कैटेगरी मान रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी, इस तरह की 5 कैटेगरीज हैं। तो इन 5 कैटेगरीज के आप 5 कॉलम बना सकते हैं। हो सकता है इन 5 कैटेगरीज के अलावा भी आप कुछ थोड़ी सी चीजें रखते हो, जिसको फिर आप कहते हो कि यार ये तो कैटेगरीज लंबी हो जाएंगी लेकिन चीजें थोड़ी सी होती हैं, तो उसके लिए आप एक और कॉलम बना देंगे, अदर मिसलेनियस। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल इस कॉलम में डालूंगा, फूड की सेल इस कॉलम में डालूंगा, और बाकी छोटी मोटी सेल इस कॉलम में डाल दूंगा, अदर। इसी में स्टेशनरी है, इसी में बर्थडे कैप्स हैं, इसी में कैंडल्स हैं, इसी में कोई है ना, इस तरह से वो मिसलेनियस करके आपने एक ही में डाल दिया। तो ये भी हो सकता है। तो बिजनेस की चॉइस है कि वो उसको कैसे डिजाइन करता है। और फिर अभी मैंने आपको एक बात बताई कि एक एक प्रोडक्ट के साथ 10 और चीजें हो सकती हैं, ये लोकल है, इंपोर्टेड है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, एजेंट कौन है, कमीशन कितना था, ये हर चीज के साथ एसोसिएट हो जाएगा। फूड की सेल के साथ उसके अपने कॉलम होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल के साथ उसके अपने कॉलम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के एजेंट कोई और होंगे, फूड के एजेंट कोई और होंगे, एक जैसे एजेंट तो नहीं होते, ठीक है। उनके कमीशन के रेट्स कुछ डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनकी क्वांटिटी का यूनिट कुछ और होगा, फ्रिज यूनिट में बिकती है, चीनी किलो में बिकती है। तो इस तरह से आपने इस सेल डे बुक को बड़ा सारा बना देना है। पता लगेगा आपकी सेल डे बुक में 40 कॉलम बने हुए, वो 40 कॉलम क्या कर रहे हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उनमें से जो रुपीस वाला कॉलम होगा, यहां से आपकी डेबिट क्रेडिट एंट्री निकलेगी। बाकी के कॉलम्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कि जिसकी जरूरत कारोबार को है लेकिन उसकी डेबिट क्रेडिट नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने डे बुक बनाई, बनाना शुरू की, आज आपने इसको चीज बेची, ए को चीज बेची, सी को, बी को, डी को, मुख्तलिफ लोगों को चीजें बेच रहे हैं। किसी को 20 मिलियन की, किसी को 20 मिलियन की, किसी को 15 मिलियन की, किसी को 18 मिलियन की, किसी के साथ 13 मिलियन की, ठीक है, किसी को ए बी सी, चलें जी, ओके। अब मैंने तो यहाँ 4 लिखे ना, 1 2 3 4, मैंने यहाँ 4 लिखे हैं। आपने पूरे महीने में 4000 लोगों को सेल की होगी, वो 4000 यूं चली आ रही है। या एक दिन में लेट से 150 लोगों को सेल की होगी, वो एक दिन में यूं 150 लिस्ट चली आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से चली आ रही है। ये सब कस्टमर्स हैं, इनको लाइनें मत समझें इनको मोअज़्ज़ज़ कस्टमर समझें, ठीक है। पहले जब जनरल जर्नल था तो मैं क्या करता, मैं इसकी एक एंट्री डालता डेबिट क्रेडिट,
कस्टमर डेबिट सेल क्रेडिट, फिर इसकी एंट्री डालता, कस्टमर डेबिट सेल क्रेडिट, फिर इसकी एंट्री डालता, कस्टमर डेबिट, एक दिन में 150 एंट्रियां डलती। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसके लिए बना लिया स्पेशलाइज्ड डे बुक। मैंने दिन खत्म हुआ, इस पूरे का टोटल किया, उस टोटल की एक ही एंट्री डाल दी, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो 150 एंट्रियों की जगह सिर्फ एक एंट्री में मेरा काम पूरा हो गया। रिजल्ट उसका भी यही है, रिजल्ट इसका भी यही है। वहां से भी 150 की सेल, इवेंचुअली सेल क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल क्रेडिट, बट 150 एंट्रियां डाल रही है ना, सेल 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 50% ऑफ सेल, वो सेल 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 सेल, वो आपका 150 जमा होना है। यहाँ मैंने एक ही दफा कर दिया। बताइए कितना टाइम बचा? काफी टाइम बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? एनुअल अकाउंटिंग में ये टाइम बचता हुआ नजर आ रहा है। जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि यार कंप्यूटर के लिए 150 चीजों को भी जमा करना क्लिक का ही काम है, उसके लिए कोई लंबा काम नहीं। और ये 150 एंट्रियां हाथ से लिखनी हो तो टाइम लगता है, लेकिन अगर ये 150 एंट्रियां कंप्यूटर ने टाइप करनी हो तो उसको तो सेकंड ही लगना है, क्योंकि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में तो एंट्री खुद ब खुद पैदा होती है, हम लिखते नहीं है। एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में एंट्री हम लिखते नहीं है। हम यूं नहीं लिखते हैं कि कस्टमर डेबिट सेल क्रेडिट, हम सिर्फ लिखते हैं सेल फलाने कस्टमर को इतने की, पीछे खुद ही डाल देता है एंट्री कस्टमर डेबिट सेल क्रेडिट, और हर एक के अलग अलग डाल ही जाता है। तो वो अगर हमने 150 लाइनें लिखी हैं ऐसे, अगर हमने यूं 150 लाइनें लिखी हैं तो उसने 150 एंट्रियां खुद ही डाल देनी है, तो उसको तो यूं सेकंड ही लगना। बात समझ? तो कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में यूं लगता है कि शायद इसकी हिफाजत खत्म हो गई है, लेकिन स्टिल इसका फायदा यह है कि इंफॉर्मेशन अलग से अवेलेबल पड़ी हुई है। यानी मैं किसी भी टाइम ये जानना चाहता हूँ कि यार जरा बताओ 28 तारीख को टोटल सेल कितनी हुई थी, तो डे बुक 28 तारीख की खोल लूंगा, कंप्यूटर पर डेट डालूंगा फ्रॉम 28 टू 28, एंटर करूंगा तो 28 से 28 यानी एक दिन की सेल निकल आएगी। ये डे बुक बनी थी तो वो कंप्यूटर निकाल के देगा ना। ठीक है एंट्री ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन रिपोर्ट तो कंप्यूटर मुझे निकाल के ऐसे देगा ना, अगर बन रही है तो। अगर डाटा वैसे कैप्चर हो रहा है तो रिपोर्ट निकलेगी ना, अगर डाटा कैप्चर ही नहीं हो रहा तो रिपोर्ट कैसे निकलेगी? तो इसलिए डे बुक वहां भी बनी रही होती है। वो कस्टमर के अकाउंट में से जाके पता लगेगी जी, वहां से जाके पता लगेगी। और अगर आप ये जो आपका कह रहे हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो सेल्स डे बुक में से जानना है कि किस कस्टमर की कितनी सेल हो रही है, फिर क्या करना पड़ेगा? हर कस्टमर का अलग कॉलम खोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी ये नीड है कर लीजिए। नहीं बिल्कुल, आपने जाके डाटा एंट्री ऑपरेटर थोड़ी लगना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 20-25 हजार रुपये बंदा मिल जाता है, और उसको रखते भी ऐसे ही हैं, फ्रेश ग्रेजुएट रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस नीडेड। जी, डाटा एंट्री करने के लिए तो आपको इतने का ही बंदा चाहिए होता है, अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट चाहिए होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जगह एक हकीकत है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी उंगली पकड़ के आपको सुबह जगाना नहीं है, उठना आपने खुद ही है। बिजनेस के डिसीजन लेने में वो आपको हेल्प करेगी, अच्छी हेल्प करेगी। डिसीजन लेना आपने ही है, यानी एआई आपको ये गाइड कर देगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया है, ठीक आपने ही करना है। बात सिर्फ होगा क्या कि ये जो अक्सर बल्कि बच्चे भी पूछते हैं कि वो एक दो क्लिप्स वो सोशल मीडिया पे फिर रहे हैं ना, वो जिसमें कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है और बस अकाउंटेंसी की स्किल खत्म हो गई है और सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन तो काफी लेकिन मैंने उनको वो खातर खा जवाब इसलिए नहीं दिया कि ये एक लंबी बहस है जिसको मैं टाइप करके नहीं बता सकता। तो इसीलिए सादा अगर मैं इसका मकसद का जवाब दूं ना, तो मुझे इससे बहुत पहले पढ़ा हुआ शेर याद आ गया, वो जिसमें कहता है कि पोइट्री से मैं बहुत दूर हूँ,
मैंने आज तक जिंदगी में कोई एक किताब पूरी नहीं पढ़ी होगी शेर शायरी। मैंने शेर अद्धा फुलाता था। पता नहीं। कुछ ऐसे था कि जैसे बिछड़ कर उससे मर तो ना जाएगा, क्या है, ऐसे कुछ था, भूल गया। मैं बताना चाह रहा हूँ, यानी वो कहना पहले वाले मिसरे में कुछ ऐसे कहना चाह रहा है कि बिछड़ के उससे मैं मर, अगर जीने के अंदाज बदल जाते हैं। ये थीम बहुत। अकाउंटेंट मर नहीं जाएगा, अकाउंटेंट के काम करने के अंदाज बदल जाएंगे, उसका स्कोप ऑफ वर्क बदल जाएगा। यानी आज से 20-25 साल पहले अगर आप किसी अकाउंट, बल्कि 30 साल पहले का अकाउंटेंट देखेंगे तो वो आपको रजिस्टरों पे अकाउंटिंग करता हुआ मिलेगा। आज कोई अकाउंटेंट आपको रजिस्टर पे अकाउंटिंग करता नहीं मिलेगा। अब अगर कोई ये कह देता 30 साल पहले कि जी कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, तेरी जरूरत खत्म हो गई है, आज जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है। क्योंकि पहले जब वो रजिस्टर पर रिकॉर्ड बनाता था तो डिटेल्ड एनालिटिक्स करने के लिए अजाब पड़ जाता था। आज कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में डिटेल्ड एनालिटिक्स ज्यादा अच्छे अप्लाई हो सकते हैं। आज मेरे पास डाटा ज्यादा तफसील से अवेलेबल हो सकता है, मैं ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, मेरी अहमियत और बढ़ गई है क्योंकि मैं मैनेजमेंट करता हूँ कि एक मिनट ठहर गए, ये ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना। बात है ना? वो 30 साल पहले शायद मैं उतना अच्छा गाइड करने लायक नहीं था क्योंकि मुझे आप नहीं पता होता था। रजिस्टरों में जो कुछ था वो मैन्युअली जमा कर करके तो मैं फिर काम आधा ही करूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी कम थी ना। आज मेरे बहुत सारे बेसिक लेवल के, क्लरिकल लेवल के काम कंप्यूटर खुद कर रहे हैं। मैं अहम कामों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। पहले मैं क्लरिकल कामों पे ज्यादा तवज्जो देता था कि तेरा ट्रायल नहीं टैली हो रहा, वो भाई 250 सफे का लेजर उसने बनाए हुए तो ट्रायल टैली किਵੇਂ हो जाना है, और जमा कर 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 थक गया, जाहिर है। और फिर लेड पेंसिल से बैठ के काम कर रहा है क्योंकि बार बार गलती होगी, मिटाएगा ठीक करेगा। अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे पता है यार ये सिस्टम में चीजें जा रही हैं, ठीक हो रही हैं, आगे देखो आगे की करना है। नाउ आई एम मोर कंसर्न ऑन द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। तो अकाउंटेंट का रोल बदल जाएगा, अकाउंटेंट खत्म नहीं होता। तो 10 की जगह 50 देंगे। देखें, जब आप इसको यूं देखें ना, जब किसी बिजनेस में ऑटोमेशन होती है तो फिर इसका मतलब वहां पे एम्प्लॉय फारग हो जाने चाहिए सारे, चले मेजोरिटी फारग हो जानी चाहिए। फिर क्या होता है, जब ऑटोमेशन होती है तो उसमें ग्रोथ आ जाती है, एक्सपेंशन हो जाती है, 30 लोग और निकल आते हैं वो काम करने वाले। इसको इसको ऑब्जर्व करें कि जो काम पहले ऑटोमेटेड नहीं होते थे तो कितने लोग वो काम करते थे, और ऑटोमेशन के बाद अब कितने लोग वो काम कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले आपको काम ले, आप फ्रीलांसिंग कितनी हम देखते हैं सुनते हैं, पहले आप कितने लोग फ्रीलांसिंग करते थे, क्योंकि कोई पोर्टल नहीं था ना। अब उसने एक ऑटोमेटेड जगह दे दी है, प्लेटफॉर्म दे दिया, ज्यादा लोग वो काम करना शुरू हो गए। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि काम फैल जाता है। ऑटोमेशन होने से काम घटता नहीं है, काम फैल जाता है। जब वो फैलता है तो रिक्वायरमेंट और पैदा होती है, और फिर उस बंदे की जरूरत होती है जो उस ऑटोमेशन के साथ काम कर सकता है। तो अगर आप अपनी स्किल को साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप हमेशा डिमांड में रहेंगे। लेकिन अगर आप 2000 में जी रहे हैं, 1980 में जी रहे हैं, तो फिर आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो ये जो अकाउंटेंट खत्म जिसके होने की ये बात कर रहे हैं ना, वो वाला खत्म हो जाएगा जो आउटडेटेड हो जाएगा, जो अपने आप को साथ साथ अपडेट नहीं करेगा। इसीलिए दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल इदारे हैं उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सीपीडी का, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। रिक्वायरमेंट होती है हर साल एक सर्टन आवर्स कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे इस्तेमाल करने होते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे तो वो आपकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर देते हैं। तो कहते हैं जनाब आप हर साल अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं तो आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो ठीक है, आप हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम। ये हर प्रोफेशनल इदारे में, इंजीनियर्स में भी है, अकाउंटेंट्स में भी है, बाकियों में भी है कि उनको हर साल सर्टन आवर्स पूरे करने होते हैं। हाँ, उसमें कुछ नालायक लोग होते हैं जो आवर्स में भी 2 नंबरी कर लेते हैं, वो सिर्फ घंटे पूरे करते हैं, सीखते नहीं है।
जैसे वो मुझसे बच्चों ने पूछा कि जी वो जो पीसीएससी वाला कोर्स है और पीपी वाला कोर्स है, तो उसमें ज्यादातर का ख्याल ये है कि ये कुछ घंटे पूरे करने होते हैं। किसी के जहन में ये ख्याल नहीं है कि दरअसल उसके अंदर कुछ सीखना था। दरअसल उस कोर्स में कोई पर्सनैलिटी की, कोई प्रेजेंटेशन की इम्प्रूवमेंट लेके आनी थी। लेकिन हमारा सोल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? 50 घंटे पूरे करने। 50 घंटे कैसे पूरे होंगे? ये टारगेट है। 100 घंटे का, या ढूंढेंगे कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझसे फीस ले ले और सर्टिफिकेट दे दे, है ना? क्यों? तो उसको सीखने से कोई गर्ज ही नहीं है, उन्हें तो कागज पूरे करने हैं। ये बच्चा क्या करेगा? ये कुछ अर्से में आउटडेटेड हो जाएगा, ये खत्म होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये ओवर 10-20 ईयर ये इसका काम पीछे रह जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे। एलिमिनेट इस तरह नहीं होता कि बंदा बिल्कुल ही खत्म ही हो जाता है, जाहिर है वो पीछे रह जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे। तो आज भी देखें आप, बहुत सारे लोग हैं जो आगे निकल गए। अभी मैं सुबह जब घर से आ रहा था, मेरे से कई लोग आगे निकल गए। ओके, तो हुन काम दी गल करनी है, हुन फालतू बातें नहीं करनी। तो डे बुक बनाई, उसका टोटल किया और उस टोटल की एंट्री डाल दी। इस टोटल की क्या एंट्री डाली? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट एग्रीगेट, यानी पूरे हफ्ते की, पूरे 6 महीने की, जितने भी अरसे की आपने टोटल किया और उस टोटल की जर्नल एंट्री डाल दी। अदरवाइज अगर आप जनरल जर्नल में होते तो 150 अलग अलग एंट्री डाल रही होती। अब आपने एक ही दफा उसके एग्रीगेट की एंट्री डाल दी। आइए डे बुक कैसे बनाएंगे, उसके अंदर डाटा प्लग इन करते हैं। आमतौर पे यहाँ इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाया जाता है। मिस्टर ए को सेल की 30 मिलियन की, बी को सेल की 10 मिलियन की, सी को सेल की 14 मिलियन की, डी को सेल की 26 मिलियन की। महीना खत्म हो गया या दिन खत्म हो गया, 20, 30, 40, 50, 80 मिलियन की टोटल आपने सेल की। अब आप क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे सेल्स का, लेजर बनाएंगे रिसीवेबल का। सेल क्रेडिट 80 मिलियन से, रिसीवेबल डेबिट 80 मिलियन से। दैट्स इट। आपने उन 4 एंट्रीज को सबको इकट्ठा किया और एक ही दफा पोस्ट कर दिया। अब आपके लेजर में 150 ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं हुई, एक ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई है, एग्रीगेट। अब ये आप कब पोस्ट करते हैं? आपकी चॉइस है। आप वीकली करना चाहते हैं वीकली कर लें, मंथली करना चाहते हैं मंथली कर लें, आपकी चॉइस है। आमतौर पे डेली ही, क्योंकि जिन बिजनेसेस में डेली का वॉल्यूम ज्यादा होता है वो डेली उसका क्लोजर दे देते हैं कि भाई आज टोटल इतना हुआ। आप सोचें कि एक पेट्रोल पंप वाला अपना डे क्लोज करता होगा कि नहीं करता होगा, कि आज टोटल कितने लीटर सेल हुए, टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए, कुछ हिसाब किताब देके जाता होगा, इतने पैसे, इतने का फलानी जगह 800 लीटर उधार, फलानी का, बाकी ये पैसे कुछ होता होगा। डे क्लोज होने का मतलब है पूरे दिन का हिसाब किताब बना के देके जाता होगा, डेली करता होगा। ठीक है। और अगर फर्ज करें आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, फर्ज कर लें, तो आपकी रोज थोड़ी 150 प्रॉपर्टियां बिकती हैं, आपके महीने में 4 ट्रांजैक्शन होती होंगी। तो मे बी यू वुड लाइक टू मेक अ डे बुक क्लोजर ऑन मंथली बेसिस। ठीक है। तो आपका बिजनेस और उसमें होने वाला वॉल्यूम आप तय करेंगे कि आपको रोज क्लोज करनी है, हफ्ते बाद करनी है, महीने बाद करनी है, साल बाद करनी है, आप तय करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जो आपने भी पूछा, ये कैसे पता लगेगा कि मिस्टर ए का हिसाब कितना है और बी का कितना है? आपने तो सेल का पूछा, मैं उससे आगे बताता हूँ। ये कैसे पता लगेगा कि ए से कितने पैसे लेने हैं और बी से कितने लेने हैं और सी से कितने लेने हैं और डी से कितने लेने हैं? यहाँ तो ये पता लग रहा है कि टोटल 80 मिलियन मैंने लोगों से लेना है। अब मैंने किसी को फोन करके तकाजा करना है, भाई दे मेरे पैसे। आप फोन करके कितने पैसे मांगो?
लेजर में तो पता नहीं लग रहा, तो कस्टमर का अपना लेजर तो बना ही नहीं, बना ही नहीं। देखें इसमें कहीं बना है, इसमें कहीं मैंने ए का लेजर बनाया, बी का लेजर बनाया, सी का, मैंने उन सारों का मिक्स करके एक ही लेजर बना दिया। रिसीवेबल सारे इसी में ही है। ये 150 बंदा इकट्ठा 80 मिलियन। डे बुक में से देख लें, बुक में कभी सेल हुई होगी, कभी रिटर्न वाली में रिटर्न भी हुई होगी, कभी पैसे आए होंगे तो कैश बुक में गए होंगे। कस्टमर का डाटा तो बिखरा हुआ है, सेल बुक में भी, डे बुक में भी, कैश की डे बुक में भी। सोचें, एक मिनट ठहरें, सोचें, ये बंदा है, ये मिस्टर बी 10 मिलियन की सेल की है इसे। फर्ज करें परसों ये 3 मिलियन दे गया, बताएं ए से कितने पैसे लेने? नहीं बनाया ना हमने, इकट्ठा बना दिया है। तो ये फिर इकट्ठा नहीं बनाएंगे, इसका मतलब है हाँ हुआ होगा। इसका मतलब है कि मुझे इधर भी देखना पड़ेगा और उधर भी देखना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है उसकी एक ट्रांजेक्शन हुई, उसकी 15 ट्रांजेक्शन हुई, तो जमा ही करनी पड़ेगी ना, कि कहीं एक जगह से सारी ट्रांजेक्शन ढूंढूंगा, फिर दूसरी जगह से भी ढूंढूंगा। अच्छा, फिर हो सकता है उसको डिस्काउंट भी दिया हो, तीसरी जगह से भी ढूंढूंगा, और हो सकता है उसने कुछ चीजें वापस कर दी हो, तो चौथी जगह से भी ढूंढूंगा। ये तो रफड़ पड़ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ इस बंदे की ट्रांजेक्शन बिखरी हुई है। तो फिर इसके लिए मुझे इसका लेजर अलग से चाहिए है, ताकि इसका अलग से लेजर बना हुआ, मैं वहां सीधा इसके लेजर में जाऊँ, वहां देख लूँ, वहां जो कुछ भी होगा उसमें आ रहा होगा, डेबिट आ रहा होगा, क्रेडिट आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा। मैं उसको नेट करूंगा, कहूंगा भाई ये है, इतने पैसे लेने देने हैं। अब जब मैंने एंट्री डाली, लिखी, तो मैंने क्या एंट्री लिखी? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल तो डेबिट हो गया, क्रेडिट भी हो गया, डबल एंट्री पूरी हो गई है। अब फिर मैं नए लेजर कैसे बना लूं? अब मैंने एबीसी का लेजर बनाना है, कैसे बना लूं? तो वो लेजर मुझे एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। अब मैं ए का लेजर बनाऊंगा, बी का लेजर बनाऊंगा, सी का लेजर बनाऊंगा, ये एक्स्ट्रा बना रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी डबल एंट्री तो पूरी हो गई है। जो चीज डेबिट होनी थी हो गई है, जो चीज क्रेडिट होनी थी हो गई है, काम खत्म हो गया, डबल एंट्री पूरी हो गई है। डेबिट डेबिट के एक लेजर में चला गया, क्रेडिट दूसरे लेजर में चला गया, डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया। अब अगर आप फिर से नए सिरे से मिस्टर ए बी सी को भी डेबिट करते हैं कि यार 30 मिलियन से ए को डेबिट कर दें, 10 से इसको डेबिट कर दें, इस 14 को इससे कर दें, और फिर एक और था 26 से शायद, तो 30 50 60 70, हाँ ठीक है। तो ये ए बी सी और ये डी। अब ये 80 से डेबिट ही है ना, डेबिट 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 मिला के कितना डेबिट है? 80। 80 से डेबिट, 80 से डेबिट, 2 दफा 80 डेबिट हो जाएगा, इधर भी डेबिट, और तो डुप्लीकेट हो गया। एक ही इंफॉर्मेशन 2 दफा रिकॉर्ड हो गई है, एक ही चीज 2 दफा, एक दफा अलग अलग रिकॉर्ड हुई है और एक दफा एग्रीगेट रिकॉर्ड हुई है। इसका मतलब है इसमें से एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। एक इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग का पार्ट है, वो ट्रायल बैलेंस में जाएगी, और एक इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगी, क्योंकि अगर दोनों चलेगी तो डुप्लीकेट हो जाएगा। लिहाजा तो क्या करेंगे हम ये वाला 80 मिलियन तो ट्रायल में ले जाएंगे, लेकिन ये जो अलग अलग हिसाब हमने खोल लिया है ये ट्रायल में नहीं लेके जाएंगे। ये हमने जो अलग से हिसाब खोल लिया है, इसका मकसद सिर्फ तफसील जानना है, ताकि मुझे पता हो कि किससे कितने पैसे लेने हैं। अब मैं फोन करके आपसे कहूंगा कि भाई आपके पैसे रहते हैं, जरा दे दें, कहते कितने रहते हैं वो आगे से पूछ लेता है जी कितने पैसे, वो भी जान के पूछता है, उसे तो मैं कम नहीं बता मैं कहूँ 20 मिलियन हो गए उस तो ओके। तो ये इंफॉर्मेशन जो बन रही है अलग अलग, ये एक्स्ट्रा है। इस अंदाज को कहते हैं कंट्रोल अकाउंट। जब आप इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट रिकॉर्ड करना शुरू कर दें,
तो ये जो एग्रीगेट रिकॉर्ड होता है इसको कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है। सो ये जो अकाउंट मैंने सामने आपके जिस पे कंट्रोल अकाउंट लिखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। यानी तमाम डाटा इसके अंदर आएगा, एग्रीगेट फॉर्म में आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग नहीं आएगा, इकट्ठा करके इसमें आएगा। तो अगर मुझे आज ये जानना है कि यार मैंने टोटल लोगों से कितने पैसे लेने हैं, तो मैं यहां से देखूंगा। और अगर मुझे ये जानना है कि मिस्टर सी से कितने पैसे लेने हैं, तो यहां से आके देख लूंगा। सो मेरे पास इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, मेरे पास एग्रीगेट इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। सो जब आपको इंडिविजुअल चाहिए होगी तो आप इंडिविजुअल में आके देख लेंगे, और जब एग्रीगेट चाहिए होगी तो कंट्रोल में जाके देख लेंगे। ठीक है, ये जो अंदाज है अकाउंटिंग करने का, ये अंदाज हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। सिर्फ सेल पे ही क्यों, रेंट पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी हो सकता है, सैलरीज पे भी हो सकता है। मसलन फर्ज कर लें कि आपकी पूरे पाकिस्तान में 50 आउटलेट हैं। अब 50 आउटलेट का किराया अलग अलग देते हैं। आप कहते हैं मैं इसका किराए के अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा और उसका एक एग्रीगेट अकाउंट भी बनाऊंगा। मसलन आपने कहा रेंट कंट्रोल अकाउंट, पूरे 50 आउटलेट का किराया एक ही दफा रेंट में डेबिट कर देंगे और फिर 50 अलग अलग अकाउंट भी खोल देंगे। शालीमार ब्रांच है ना, डिफेंस ब्रांच, मुल्तान ब्रांच, लाहौर ब्रांच, मियां चन्नू ब्रांच, कराची ब्रांच। आपने 50 ब्रांचेस का भी अलग अलग अकाउंट भी खोल दिया और सबका एक एग्रीगेट भी खोल दिया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि यार टोटल रेंट हम कितना देते हैं, तो कंट्रोल से बता दूंगा। अगर पूछे कि यार जरा क्लिफ्टन ब्रांच कराची का रेंट कितना देते हैं, तो इंडिविजुअल में से बता दूंगा। तो मेरे पास अलग अलग डाटा अवेलेबल। अब यहाँ पे भी क्या होगा, वो जो कंट्रोल अकाउंट है वो ट्रायल में जाएगा, लेकिन वो जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो ट्रायल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है। नहीं, एक्सपेंस की बात हो रही है, एक्सपेंस की बात हो रही है। कोई सवाल? ओके, इसी तरह परचेज डे बुक बनेगी, बिल्कुल इसी तरह, यही कॉलम। बस फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ नेम ऑफ कस्टमर की जगह नेम ऑफ सप्लायर आ जाएगा। एक्स वाई जेड उसके पैसे लिखेंगे और टोटल कर देंगे और उसी तरह पोस्टिंग हो जाएगी। परचेज डे बुक इसी तरह सेल्स रिटर्न की डे बुक बन जाएगी। कस्टमर का नाम लिखेंगे, ए बी सी, जितने जितने की चीजें वापस आई हैं टोटल कर देंगे और एंट्री डाल देंगे। इसी तरह से परचेज रिटर्न डे बुक बन जाएगी। देखिए सेम कॉलम है, कोई बदल ही नहीं रहा, बस नेम ऑफ कस्टमर नेम ऑफ सप्लायर बदल जाएगा। परचेज रिटर्न डे बुक, कस्टमर का नाम लिखेंगे, जितनी की चीजें वापस आई हैं वो लिखेंगे, टोटल कर देंगे। फिर आती है बात कैश बुक की। इसकी ये वाली साइड रिसीट साइड कहलाती है और ये पेमेंट साइड कहलाती है। वैसे भी अगर आप गौर करें, जब कैश रिसीव होता है तो डेबिट होता है, इधर आएगा, ये डेबिट साइड है ना, और जब कैश पे होता है तो इधर आएगा, क्रेडिट पे आएगा। तो आप क्या करेंगे, कैश जहां जहां से रिसीव हो रहा है वो लिखते जाएंगे, कैश जहां जहां पे पे हो रहा है वो लिखते जाएंगे और फिर बैलेंस कर देंगे। ये बैलेंस आपको क्या बताएगा कि कितना कैश इन हैंड आपके पास पड़ा हुआ है। भाई इतने पैसे आए, इतने पैसे निकल गए, बाकी इतने बच गए, कैश इन हैंड। यही कैश इन हैंड अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और फिर आप लिखेंगे इतनी रिसीट हुई, इतनी पेमेंट हुई और फिर बकाया कितना बच गया। इस तरह से कैश बुक बन जाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात आपकी कंपनी कैश में ट्रांजैक्शन भी कर रही होती है और बैंक में भी कर रही होती है। तो आप कहते हैं यार मैंने कैश की बुक अलग बनानी है और बैंक की बुक, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यही इस तरह कैश की बुक बना लें, रिसीट एंड पेमेंट, और एक बैंक की बुक भी बना लें, रिसीट एंड पेमेंट।
पैसे जो आ रहे हैं वो इधर डालते जाएंगे, पैसे जो जा रहे हैं वो इधर डालते जाएंगे। इस तरह बैंक में जो पैसे आ रहे हैं वो रिसीट इधर डालते जाएंगे, जो पैसे जा रहे हैं वो इधर डालते जाएंगे। या अल्टरनेटिवली कॉलम 2 बना लें, ये कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम, ये कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम। अगर पैसे कैश रिसीव हुआ है तो इधर डाल देंगे, बैंक में रिसीव हुए तो इधर डाल देंगे, फिर कैश में पेमेंट हुई है तो इधर डाल देंगे, बैंक में पेमेंट हुई है तो इधर डाल देंगे। कॉलम दोनों अलग अलग चलते रहेंगे। और असल में ये 2 बुक्स ही हैं जिनको मैंने एक ही में मर्ज करके कॉलम 2 कर दी। आप 2 अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, आखिरी बात, आप पूछ रहे थे डिस्काउंट का कॉलम कहाँ जाएगा। डिस्काउंट कहाँ जाएगा, यहाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि डिस्काउंट आप कब देते हैं, जब वो आपको जल्दी पैसे दे रहा होता है। इसका मतलब डिस्काउंट लिंक है पैसों की वसूली या पेमेंट के साथ। या मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ और डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, या मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ और उससे डिस्काउंट ले रहा हूँ। तो आइदर वे या पेमेंट हो रही होगी या रिसीट हो रही होगी। तो जब हम उसको पेमेंट या रिसीट लिखेंगे तो साथ ही उसका डिस्काउंट भी लिख देंगे। मसलन मैंने किसी बंदे से पैसे लिए हैं 50,000, लेने थे 52,000, उसने कहा यार बस ये 50,000 है, तेरा मेरा खाता नहीं। तब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मिस्टर ए बैंक में पैसे रिसीव 50,000 और 2,000 का डिस्काउंट। ए के आगे 2,000 डिस्काउंट में लिख दिया 50,000। इसका मतलब पता लग गया कि ए के साथ कितने की सेटलमेंट हुई है, 52,000 रुपए की। 2,000 का डिस्काउंट दे दिया और 50,000 नकद ले लिया, तो टोटल उसके साथ हिसाब कितने का सेटल हो गया, 52,000। इसी तरह पेमेंट हो रही है, मसलन मिस्टर एम को पेमेंट हुई है 1.5 लाख रुपए की और उसने 5,000 डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ डे बुक्स आर मेड। ओके, अब आपने ये करना है, ये क्वेश्चन जिनकी आप ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज बना चुके हैं इन्हीं के डे बुक्स बनाएंगे। ठीक है, इनमें से चंद क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड आपको दे देता हूँ। एक आप ले लें, एक ये वाला ले लें PQ1, एक ये वाला ले लें तलहा, और एक ये वाला। 3 सवाल, इनकी आपने सिर्फ डे बुक्स बनानी है। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, और अगर बैंक है तो बैंक का कॉलम भी बन जाएगा। ये 5 बुक्स जो हैं वो आपने बनानी है। 3 सवाल हैं, नोट कर लीजिए। एक ये वाला गोगी बाबा, और एक ये वाला, और एक ये वाला, तीनों इकट्ठे ही हैं। ठीक है, तो ये आप अभी शुरू कीजिए, तीनों सवालों की डे बुक बनाइए और घरों को जाइए मौजे मारे। ओके, कोई सवाल तो नहीं है? लाजमी है। एक BNA का दिखा दें, अच्छा एक बना के दिखा दें, सॉरी अभी मैंने एक क्या सारी बना के दिखाई है। आप जरा कोशिश करें ना, अभी अभी आपके साथ में आपकी असिस्टेंस के लिए मोहसिन साहब को भेजता हूँ, वो यहाँ आते हैं और अभी आपको गाइड भी करेंगे। अगर आपको बनाते हुए कोई दुश्वारी आ रही है, बनाइए और बना के उसकी फोटो ग्रुप में डालें और सवाल पूछें। ओके,